चलिए आते हैं हम लोग इस बारी बारी से इस पॉइंट की ओर। सबसे पहले पॉइंट की ओर आते हैं कि भूल जाने की समस्या। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और शुरुआती दौर में मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए ये मुझे पता है कि सबको होता है। ये क्या होता है इसको समझिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन चूंकि लंबा होता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है लाइक मौर्य कला, तो आपके पास क्या होगा, 4 पेज का कंटेंट होगा। पाल कला पढ़ रहे हैं, 3.5 पेज का कंटेंट होगा। कॉपी में भी अच्छे से अरेंज करेंगे फिर भी 3-4 पेज का कंटेंट हो जाता है। पटना कलम वगैरह भी छोटा नहीं होता है, अगर उसको भी ढंग से लिखा जाए तो वो भी 3 पेज का कंटेंट हो जाता है। होता क्या है कि हम लोग घर पे उसको एक प्रश्न की तरह उसको बार बार रिवीजन कर रहे होते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्ट्स आप टाइम के प्रेशर के कारण भूलने लगते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आइए उसकी ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो है सबसे आसान ये है कि जब भी इस तरह के प्रश्न को याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि आप ऊपर में प्रश्न लिखें। एक घर पे एक नोटबुक होना चाहिए आपका इस तरह का, जिसको कहते हैं जिस्ट नोटबुक, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपने जैसे ऊपर में अगर आपको पटना कलम, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूं कि यहां पे आपने क्या किया, पटना कलम दे दिया, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको याद रखने वाली चीजें ध्यान रखनी है तो क्या करना है कि एक भूमिका 4-5 लाइन का बनाइए और उसको याद कर लीजिए कि एग्जाम में लगभग इसी तरह की भूमिका हम लिखेंगे। तो 4-5 लाइन याद करना आसान होगा, बताएंगे भी उसके बारे में। और फिर आते हैं इसकी विशेषता, जो कि इसी की विशेषताओं से ही रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे क्या होंगे, इसी को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो विशेषता को लाइन बाय लाइन याद नहीं कीजिए, इसके कीवर्ड्स को याद कीजिए सिर्फ। कीवर्ड्स मतलब, अब जैसे पटना कलम क्या था, तो ब्रिटिश आर्ट और ये और स्थानीय आर्ट, मुगल आर्ट को मिलाया गया, तो यहां पर एक कीवर्ड लिख लिए मिश्रित कला। अब इतना ही दिमाग में रखना है तो आपको याद कम करना पड़ रहा है। फिर आए इसमें रंग कैसे लगते थे, इसको याद कर लिए। फिर इसका ब्रश कैसा होता था, तुलिका, इसको याद कर लिए। फिर इसमें अगर हमें याद करना है तो हम क्या याद करेंगे कि सामान्य जनजीवन चित्र। अब इसमें ये अगर याद करना पड़ रहा है कि लकड़ी काटता हुआ जो है वो बढ़ई है, मछली बेचती हुई महिला है, तो फिर समझिए कि आपकी समस्याएं अभी बड़ी हैं, उसको छोटा करना। ये सब याद रहना चाहिए ऑटोमेटिक। आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले सिर्फ इन कीवर्ड्स को रिवीजन करके जाना है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन शुरू करें लिखना तो सिर्फ कीवर्ड दिमाग में आए और कीवर्ड को आप फैला करके क्या कर सकें, आप एक पैराग्राफ बना सकें। तो आपको घर पे क्या करना है, हर क्वेश्चन को कीवर्ड्स में चेंज कर देना है। अब कीवर्ड में चेंज करने से क्या होगा, एक पेज में आप 2 से 3 क्वेश्चन को अरेंज कर देंगे। अब एग्जाम में जाना है, टेस्ट में जाना है, तो उसको आप आराम से 20 बार रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपका कंटेंट 50 पेज में है आर्ट एंड कल्चर का, या 40 पेज में है, तो एग्जाम से पहले उसको कितना बार रिवीजन कर पाएंगे, 2 से 3 बार मैक्सिमम। उतना में ही बोर हो जाइएगा, 40 पेज बार बार पढ़ना बोर हो जाइएगा। हो सकता है कि आप एक ही बार पढ़ पाए 40, और उसी में अपने आप को कॉन्फिडेंस देने का आप प्रयास कर रहे हैं कि हम पढ़ के जा रहे हैं, नहीं याद आएगा, क्योंकि आपने कितनी बार पढ़ा है, एक बार। अब कीवर्ड आपने इसको करना शुरू किया, और आर्ट एंड कल्चर अगर कीवर्ड के रूप में आप तैयार करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पेज में सारे क्वेश्चन। अब 5 पेज को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं टेस्ट और एग्जाम से पहले। अब क्या होगा, अगर उस कंटेंट को आपने 5 से 10 बार पढ़ लिया तो एग्जाम में जाएंगे तो ना चाहते हुए भी आपको ये याद रहेगा कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से कीवर्ड पढ़े थे, और उस कीवर्ड को क्या कर देना है, फिर पैराग्राफ या लाइंस में जनरेट करना है। तो यानी भूलने की समस्या का एक ही समाधान है, एक तो पहले कंटेंट को छोटा करके कीवर्ड्स में लेके आइए, और दूसरा इसके समस्या का समाधान ये होता है कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं इस वीक में, आपको सैटरडे को टेस्ट देना है, संडे को टेस्ट देना है, तो पूरे सप्ताह पढ़िए मत। सिर्फ पूरे सप्ताह घर पे एक अपना रूटीन बनाइए कि कम से कम 2 क्वेश्चन हम डेली लिखेंगे। अब इस कीवर्ड को पढ़िए 2-3 बार, और कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए घर पे पहले एक बार पटना कलम लिखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट हम पहुंचेंगे सैटरडे को, टेस्ट रूम में ही अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो वैसे खिलाड़ी फेल हो जा रहे हैं। विराट कोहली लंदन घूम रहे थे पिछले कुछ समय से, और अचानक ऑस्ट्रेलिया दौरा पर ही अपना मेन प्रदर्शन देंगे, फेल हो गए।
और अगर वो प्रैक्टिस दमदार इंडिया में करके जाते तो फेल नहीं होते। तो एग्जाम में भी वही है कि अगर आप चाहते हैं कि अपना परफॉर्मेंस बेहतर दिखाएं तो उसके लिए थोड़ा सा रेगुलर प्रैक्टिस आपको क्या करना पड़ेगा, घर पे करना पड़ेगा। आपको पता है, सिलेबस पता है, टॉपिक पता है, तो उस हर टॉपिक को कम से कम एक टॉपिक को 2 बार घर पे लिख के आइए टेस्ट देने के लिए। ये नहीं कि पहला ही अभ्यास हम कहां करेंगे, टेस्ट में। इसमें से कितने लोग हैं जो पिछले वीक के टेस्ट से पहले घर पे कुछ क्वेश्चन लिख के आए थे? देख लीजिए, नंबर ऑफ पर्सन आप काउंट कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि 10% भी नहीं है इस रूम का। तो ये अंतर, बहुत बड़ा गैप है, और इसको सुधारने का यही वो तरीका है। दूसरा कोई अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कीवर्ड में बना लेंगे 2 बार पढ़ने के बाद। एक बार पढ़ने के बाद कि हमने पटना कलम पढ़ा, चलो इसको थोड़ा शॉर्ट करके याद करते हैं। तो क्या करेंगे, पढ़ने के बाद एक डायरी या आपका नोटबुक जो भी है उसमें एक शॉर्ट पॉइंट बना करके इसको याद कर लेंगे। अब इस शॉर्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, एक बार इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अगर लिखा गया तो समझ लीजिए कि आपको 80% याद हो चुका है। अब एग्जाम में भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और घर पे लिख रहे होंगे, मान लिया लिखते लिखते भूल गए कि कुछ छूट रहा है, कीवर्ड उल्टे, अच्छा ब्रश वाला पॉइंट छूट रहा था, तुलिका गिलहरी का पूंछ लिख लेना है। अब क्या होगा, इससे ये चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपका स्टोरेज जो है अच्छे ढंग से अरेंजमेंट के साथ स्टोर होगा। अब जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो ये वो जो छोटी छोटी गलतियां भूलने की हो रही थी ये नहीं होंगी। और इसका दूसरा फायदा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि 1 घंटा 20 मिनट भी आपको कम पड़ जा रहा है टेस्ट में, जितने क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग आपको मिले हैं। मैक्सिमम लोगों के टाइम प्रॉब्लम आया होगा। तो टाइम प्रॉब्लम होने के 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि या तो आप बार बार सोच के लिखने के लिए मजबूर हैं। अब जैसे ही कंटेंट को याद करने के लिए दिमाग पे जोर दे रहे हैं, कलम रुक जा रहा है, फिर वो 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड ले रहा है, कुछ ढूंढ के ला के दे रहा है आपको, फिर आप लिखना 2 लाइन शुरू किए, 4 लाइन लिखें, फिर आप अपने ब्रेन को आदेश कर रहे हैं कुछ बताओ क्या लिखें। तो वो जो गैपिंग है, इसके कारण हर 5-5 सेकेंड आपका बीच बीच में क्या हो रहा है, गैप होते जा रहा है। और ये गैपिंग आपका पूरे 1 घंटा 20 मिनट का अगर जोड़ेंगे तो 20 से 25 मिनट होता है, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इसका मतलब क्या है, आपके स्पीड को खराब करने में एक पहला सबसे बड़ा रीजन इसी का होता है। जिसको सोच सोच के लिखना पड़ता है उसका टाइमिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। जिसको मैक्सिमम पॉइंट याद है उसका टाइमिंग क्या होगा, ठीक होगा। अब दूसरा समस्या यह होता है कि लेखन क्षमता ही स्लो है, कि हाँ हम याद रहता है लेकिन हम तेज नहीं लिख पाते हैं। तो उसका भी तरीका यही है कि घर पे थोड़ा सा घड़ी देखें कि हम ये पटना कलम का शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, 8 मिनट में हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। घर पे हो सकता है 8 मिनट के लिए ट्राई किए, 10 मिनट में जाके होगा, लेकिन शुरू में अगर 10 में हो रहा है तो निश्चित रूप से 1.5 महीने में आप 8 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन अब करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप उस चीज को अभ्यास में लाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो जीवन में कभी वो 8 मिनट के अंदर नहीं आएगा। तो टाइमिंग मैनेजमेंट में भी आपका ये पैटर्न क्या आएगा, काम आएगा। यदि चीजें याद रहेंगी तो सोचने में समय नहीं जाएगा, लिखने पर आपका ध्यान रहेगा। कंटेंट भी ज्यादा आप डाल पाएंगे। जितना ज्यादा सोचने पे समय देंगे, कंटेंट धीरे धीरे आपका क्या होगा, कम होते चला जाएगा। इसमें से निश्चित रूप से 4-5 पॉइंट आप भूलिए गए रहेंगे एग्जाम में, लिखिए नहीं पाएंगे। घर पे जाके याद आएगा कि अच्छा ये वाला तो चित्र भी बनाना था, इसमें ये तो छूट ही गया। तो इस तरह की समस्या आती है। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों ने कहा कि भूल जाने की समस्या, तो इसके समाधान का तरीका सिंपल सा यही है। पहले अपने कंटेंट को कीवर्ड्स के रूप में सॉर्ट कीजिए। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट जैसे नए होते हैं, जैसे पहली बार मेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भूमिका बनाने में दिक्कत होती है। तो क्या कीजिए, घर पे बढ़िया से सोच समझ के 4 लाइन 5 लाइन का भूमिका बना लीजिए और 4 लाइन का निष्कर्ष बना लीजिए और उसको रट जाइए। अगर शुरुआती दौर में नहीं बना पा रहे हैं तो उसको अभ्यास करके आइए कि एग्जाम में फिर सोच के भूमिका लिखने का टेंशन ना रहे। और धीरे धीरे जब आपके अंदर नॉलेज जाएगा तो अपने आप भूमिका बनाना आ जाएगा कि कैसे हम उसी समय टू द पॉइंट क्वेश्चन आएगा और उसी समय हम टू द पॉइंट भूमिका तैयार कर लेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में जो नए छात्र हैं उनको ये सब करना पड़ता है, अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए भी और अपने आंसर को अच्छा करने के लिए।
दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समय कम पढ़ना। तो समय कम पढ़ना पे भी मैंने वही चीज बताई कि समय को अगर बचाना चाहते हैं तो इसके लिए दो ही उपाय है। एक, आपके पास कंटेंट याद होना चाहिए ताकि आपका सोचने पे और बहुत देर उस पर ध्यान लगाने में आपको समय बर्बाद ना करना पड़े। कितने लोग हैं जिसको ये समस्या आई है कि हाँ सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है और कुछ कुछ टाइम जाता है। ये होगा, जबकि सोचिए आप थोड़ा सा, अब सोचिए कि आपको पता है कि किस टॉपिक से प्रश्न आना है, तब ये समस्या झेल रहे हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां तो पता भी नहीं रहेगा कि क्या आने वाला है। तो सोचिए कि वहां पे क्या स्थिति होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम में जो अभी नए पैटर्न आए हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की परंपरा विकसित की गई है, उस परंपरा में अधिकांश लोग जो फेल हो रहे हैं वो इसलिए नहीं फेल रहे हैं कि उनको नहीं पता है, इसलिए फेल हो रहे हैं कि वो टाइम के अंडर अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आ जा रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग जो फेल हो रहे हैं उसके पीछे ये वाली समस्या ज्यादा है। और वो समस्या ठीक करने का एक ही विकल्प है जो मैंने बताया कि घर पे कैसे इसके लिए अभ्यास करना है और फिर उसको आके टेस्ट में प्रेजेंट करके दिखाना है, जहां टाइम बाउंडेशन हो, सामने वाले स्टूडेंट्स का प्रेशर हो कि बगल वाला बढ़िया लिख रहा है, ये तो तेजी में लिख रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं। और उस प्रेशर के माहौल में जब अपने आप को आप 2-3 महीने ग्रूम करते हैं तब जाके आप बनते हैं सिलेक्शन वाले स्टूडेंट। तो इसलिए इन दोनों समस्याओं पर जो अगर चाहते हैं आपकी पकड़ बनाए तो यही काम करेंगे। तीसरी समस्या में हम लोगों ने बताया ही कि पढ़े कहां से। तो पहले ये समस्या थी कि हम लोग बता नहीं पाते थे कि हाँ ये किताब खरीद लो, ये किताब खरीद लो, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि कोई एक सिलेबस है नहीं। अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का कोई किताब खरीदेंगे तो उसमें आर्ट एंड कल्चर नहीं रहेगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं रहा है, वो अपना एक विषय बन गया हुआ है। फिर अगर ज्योग्राफी में हम कोई किताब बता रहे हैं तो कोई टॉपिक इकोनॉमिक्स का ज्योग्राफी में लिंक रहता था। तो कंटेंट हम लोगों के लिए बताना टफ हो जाता था कि हाँ ये किताब लो फिर ये किताब लो, और स्टूडेंट भी थोड़े परेशान होते थे कि सर 5 को किताब बताइएगा, इतना पैसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बार प्रयास किया कि ठीक है कंटेंट हम लोग खुद बना के आपको देंगे, उसको अभ्यास करना है, पढ़ना है। तो कंटेंट की समस्या इस बार नहीं रहेगी। जो भी टॉपिक ऑलमोस्ट इसमें आप यकीन मानिए जो बीपीएससी का सिलेबस है उसके 95% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं पूरे टॉपिक को लगभग शामिल किया गया है, जितना वो पहले पूछ चुके हैं, जितना वो पूछ सकते हैं, उन सारे चीजों को हम लोगों ने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो निश्चिंत होकर के इसको पढ़ सकते हैं आप और यहां से अपने अभ्यास करने का सिलसिला को जारी रख सकते हैं। तो ये 3 समस्याओं पर अभी हम लोगों ने बात की। अब इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो बताइए, फिर आगे समस्याओं की ओर बढ़ेंगे। घर पे कर सकते हैं जो बताएं, कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, सिंपल सा काम करना है कि यदि हमने कोई बड़ा क्वेश्चन पढ़ा, अब जैसे मौर्यन आर्ट पढ़ रहे हैं, तो मौर्यन आर्ट में क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि मौर्यन आर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है। जो राजा के संरक्षण में विकसित हुआ उसे राजकीय कला कहते हैं, जो सामान्य नागरिकों के द्वारा विकसित किया गया उसे लोक कला कहते हैं। अब ये पढ़ रहे हैं कहानी के जैसे। अब यदि आपको इसको लिखना है और चाहते हैं कि टाइम से लिखा जाए तो क्या करना चाहिए, घर पे आपको इसके कीवर्ड्स याद करना चाहिए। अब जैसे राजकीय कला, तो राजकीय कला में आपने पढ़ा है कि राजप्रसाद शामिल होता है, स्तंभ शामिल होता है, स्तूप शामिल होते हैं, गुहा विहार शामिल होते हैं। इतना 4 याद है तो सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है, इसमें यदि राजप्रसाद आपको लिखना है तो इसमें क्या कीजिए कि बस 4 की पॉइंट याद करना है। कहानी को एक बार पढ़ लेना है कि राजप्रसाद क्या होता है। तो मौर्यन सभ्यता के दौरान या मौर्य शासन के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पटना के कुम्हराड़ में निर्मित राजभवन को ही राजप्रसाद कहा जाता है। अब उसमें इतना मालूम है तो उसके फीचर्स क्या थे, तो फीचर्स ये थे कि इसमें पत्थर एवं लकड़ी का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो सीधे पत्थर और लकड़ी रखेंगे, कीवर्ड से वहां दिमाग में आ जाएगा पत्थर और लकड़ी से निर्मित। फिर दूसरा क्या, इसमें क्या था, सभा भवन, एक 80-84 स्तंभों वाला क्या बना हुआ था, सभा भवन। फिर इसमें क्या याद करना है, तो इसमें जो आप पढ़े होंगे कि फाहियान ने इसको क्या कहा जाए, कहा है कि लगभग देव निर्मित है। फिर एडियन ने इसके बारे में क्या कहा है,
टूसा और एक बतना से भी प्रसिद्ध रहा है। बस ये 4 कीवर्ड याद रखना है। ये भी नहीं लिखना है कि फाहियान ने क्या कहा है, ये आपके यहाँ आ जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। जब हर चीज यहाँ लिखना ही पड़ जाएगा तो फिर उधर से इधर शॉर्ट कहाँ होगा। मतलब 80% चीजें दिमाग में होनी चाहिए और 20% चीजें ही आपके कहाँ होनी चाहिए, इस शॉर्ट नोट्स में। हाँ, कभी भूल गए तो फिर मेन वाला भी तो है ही, वहां से देख लेंगे। और इस तरह से करके आपको क्या करना है, शॉर्ट्स बनाते जाना है। अब एग्जाम में पहुंचे, मान लिए खूब मेहनत करके आए हैं, कला पर, और जिस कला पर मेहनत करके आए वही दिख गया, मौर्य कला। तो एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा हावी हो जाता है कि अरे यही तो पढ़े थे, अब मजा आएगा। उस मजा में क्या होता है कि हम टाइम भूल जाते हैं, क्योंकि 4-5 पेज का कंटेंट याद करके आए हैं। और बिहार के स्टूडेंट में एक खासियत होती है, 5 पेज बड़ी मेहनत से याद हुआ है, काहे छोड़ेंगे, हम तो पूरा लिखेंगे। अब उस चक्कर में क्या होता है कि फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है कि इस प्रश्न को इतना याद किए हुए हैं कि इस पर देना था हमको 20 मिनट, हम आधे घंटे से ऊपर इसी को लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सब याद है। इसको भी बैलेंस करना एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट होता है कि जिसमें ज्यादा याद है आपको क्या करना है, घड़ी से एक समय का मिलान करना है, अपने आप को टाइम के साथ अपने आप को जोड़ना है। जैसे एग्जाम में यदि मान लिए कितना टोटल टाइम मिल रहा है अभी आपको, 1 घंटा 20 मिनट, तो आप इसमें जोड़िए कि चलो 2 लॉन्ग क्वेश्चन को हम 20 मिनट और 20 मिनट में लिखेंगे, तो कितना मिनट निकल गया, 40 मिनट। अब बच गया आपके पास कितना, 40, और उधर शॉर्ट क्वेश्चन कितना है, 5, तो 8 मिनट एक पेपर आ। तो ये अपने दिमाग में पहले फिट होना चाहिए कि हम एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास 8 मिनट ही है। घड़ी देखें और शुरू हुए, और 8वां मिनट खत्म होते तक अगर वो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है तो उसको खत्म करने की ओर बढ़ेंगे। ये नहीं कि उसका कंटेंट बहुत सारा याद है तब अब हम लिखे जा रहे हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें यदि 12 मिनट आपने खर्च किया है तो किसी में जाके आपको कंजूसी करनी पड़ेगी या क्वेश्चन छूट जाएगा। फिर दूसरा एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखना होता है कि जैसे ही क्वेश्चन मिले मेंस में तो सारे क्वेश्चन एक बार पढ़िए नजर से, और ये देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन अच्छे से याद है और कौन कौन क्वेश्चन कम याद है। ऐसा भी होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन एक बराबर तो याद होंगे नहीं, किसी का कंटेंट बढ़िया से याद है, किसी के कंटेंट पे थोड़ा कम याद है। तो उसमें क्या करना है, जिस पे कम याद है तो कम लिखाएगा। अब मान लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक वाला बढ़िया से याद है, एक वाला ठीक से याद नहीं है, तो थोड़ा वहां क्या करेंगे, कंजूसी करेंगे कि जो बढ़िया से याद है उसको बढ़ा के कर देंगे, हम 25 मिनट इस पे देंगे, और चूंकि इसमें तो कंटेंट ही कम याद है तो हम 15 मिनट इसको देंगे। और इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए, इसको थोड़ा सा कम लिखिए, और टाइम को क्या कीजिए, अपने मैनेज कीजिए, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट में ही आपको सारा मैनेजमेंट सीखना है। और ये सब काम आपको घर पे करके आना है, ताकि एग्जाम में बैठ के नहीं जोड़ना है कि हाँ इस पर 20 मिनट, इस पर 10 मिनट, इस पर 12 मिनट, पता चला 15 मिनट उसी में चला गया। और ये जब स्किल आप अभी डेवलप करेंगे तो ये स्किल आपको लेके जाएगा कहां, बीपीएससी के मेंस एग्जाम में। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं मेंस का एग्जाम देता था तो क्या करता था उस समय में, अभी तो शॉर्ट क्वेश्चन की परंपरा विकसित हुई, उस समय नहीं था। तो उस समय क्या था कि मान लिया जीएस पेपर 1 मैं दे रहा हूं तो 3 खंड है। एक खंड क्या है, हिस्ट्री, दूसरा खंड क्या है, करेंट आईआर का, और तीसरा खंड क्या होता है, डीआई। सब लोग अवगत है। अब इसके लिए हमें कितना घंटा मिल रहा था, 3 घंटा। 3 घंटा में अगर आप देखें तो इसमें से 114 नंबर का ये रहता था, 114 का ये रहता था, और 72 नंबर का ये पार्ट रहता था। ठीक है, अब आप एग्जाम में जा रहे हैं और कैलकुलेशन नहीं करके गए घर से, सीधे कि एग्जाम में जा रहे हैं हम तो सब पेपर पढ़े हुए हैं, परीक्षा देंगे, नहीं निकलेगा बाबू, ऐसे नहीं होता है। परीक्षा देने के लिए पहले अपने आप को एग्जाम पैटर्न पे ढालना चाहिए। तो मैं क्या करता था, हिस्ट्री में कंटेंट ज्यादा रहेगा आपके पास कि करेंट में कंटेंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपको लगभग पता है कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, आर्ट एंड कल्चर से आएगा, नया भी आएगा तो हम लिख लेंगे क्योंकि हिस्ट्री पीटी में हमने पढ़ा है। लेकिन करेंट और आईआर में क्या होगा, कुछ भी आ सकता है। आप एक सेक्शन तक पढ़ सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं ले सकते हैं कि हाँ सारा पढ़ा हुआ ही आ जाएगा। तो एग्जाम में जाइए, इसमें आपके पास कंटेंट ज्यादा है, तो मैं क्या करता था कि 1 घंटा 15 मिनट इसको दे देता था अपने आप को, पहले इसी दिमाग में कैलकुलेशन चालू है कि इतना समय हम इधर देंगे क्योंकि इसके बारे में कंटेंट मेरा ज्यादा होगा। फिर
एग्जाम में जाने के बाद इसके 3 क्वेश्चन लिखने होते थे 4 में से, तो मैं इसको पढ़ लेता था कि 4 में से 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि मान लिए मेरे को 2 याद है और 1 जोड़ जाड़ के क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि उसमें हम 10 मिनट में भी लिख देंगे, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है तो हम कहां से उसको समय दें। तो उसको मान लिए हम क्या करेंगे, 1 घंटा दे देंगे कि हम तुमको 1 घंटा से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कंटेंट मेरे पास भी 1 घंटा का ही है। अब हमारे पास 2 घंटा 15 मिनट क्या हो गया, निकल गया। अब 45 मिनट में हमको ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ, हम 2 DI का प्रश्न 45 मिनट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन रहेगा तो एग्जाम में आपका किसी भी सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस अब इसमें हम 3 क्वेश्चन लिखने हैं, कितना समय दिए हैं, 1 घंटा 15 मिनट, यानी अगर हम मिनट में जोड़े तो कितना हो गया, 75 मिनट हुआ। एक क्वेश्चन पर कितना मिला, 25 मिनट। अब जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, घड़ी पे नजर चली गई और वहां से अब 25 मिनट के अंदर उसको खत्म करना मेरी जवाबदेही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ मौर्य कला याद है तो 50 मिनट वही चला गया। तो इससे क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि इस 3 क्वेश्चन में सारे के नंबर तो बराबर है, अब आपने मौर्य कला पे बहुत लिख दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि 30 में से 40 नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लिखे होंगे तो 22 नंबर 23 नंबर मिलेगा, लेकिन 2 को आपने 1 को बढ़िया करने के नाम पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो आपको 10 से 12 नंबर दे के जाएगा। तो जो आपने फायदा के लिए किया था वो आपके लिए क्या बन गया, नुकसान। और हो सकता है कि इतना नुकसान कर दे कि इधर वाला 1 घंटा की जगह आपको 40 मिनट मिले, और इधर नुकसान हो गया। और इस तरीके से एग्जाम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण कई बार क्या होता है कि आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप एग्जाम मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने कंटेंट को अच्छे ढंग से नहीं दे पाते हैं, डिलीवर नहीं कर पाते हैं, और आप फिर अगले चरण के चक्कर में फंस जाते हैं। तो बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं जिनको बार बार मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है। तो यदि मेंस देने का मौका मिले तो पूरी तैयारी अपनी होनी चाहिए कि एक बार मिला है तो एक के बार में डन कर जाना है। और मेंस अगर अच्छा जाता है तो इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि इंटरव्यू आपको साथ में नंबर जोड़ता है। तो मेंस का अच्छा नंबर, यदि इंटरव्यू में आपको नहीं पता है कि किससे क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा में यह पता है कि सबसे एक ही चीज पूछा जाएगा, तो यहां 25-30 नंबर दूसरे सामान्य छात्रों से आप ज्यादा लाइए, ताकि इंटरव्यू में 10 नंबर कम भी मिले तब भी हमारा सिलेक्शन निश्चित हो। और ज्यादा मिल गया तो बढ़िया है, रैंकर बन जाएंगे। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा पर जोरदार मेहनत की जरूरत होती है, और न केवल कंटेंट पे बल्कि आपके स्किल पे, टाइम मैनेजमेंट पे, कंटेंट पे, सब जगह मेहनत खोजता है ये। इसीलिए पीटी से ये क्या हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। पीटी में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन पढ़िए, आता है वो भी गोला रंग सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी गोला रंग सकता है। इसमें वैसा नहीं होता है, इसमें जिसको आता है वही लिखेगा, जिसको नहीं आता है वो दूसरे का मुंह देख सकता है सिर्फ, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता उसमें। तो ये मैनेजमेंट आपको पहले से बैठाना होता है। तो होपफुली अगले टेस्ट से आपका ये दिमाग में पहले से आना चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन पे हमको कितना समय देना है, शॉर्ट क्वेश्चन पे कितना समय देना है, और कोशिश ये करना है कि एक बैलेंस अप्रोच अपनाना है। ये नहीं कि हाँ किसी क्वेश्चन को बहुत लिख रहे हैं, किसी क्वेश्चन को कम लिख रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है हम बताते हैं। जैसे अभी तो क्या हो गया, बीपीएससी में जगह फिक्स है कि इतने ही जगह में आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। पहले क्या होता था कि आपको सीधा 36 पेज का एक पेपर मिल गया। अब स्टूडेंट क्या गलती करते थे, जो क्वेश्चन याद है हिस्ट्री का, मौर्य कला, 8 पेज पूरा चित्र बनाते हुए सब करते हुए 8 पेज में वो मौर्य कला लिख रहा है। आईसी में पूछ दिया कि गांधी जी के विचार बताइए, तो याद नहीं है तो 2.5 पेज। अब क्या होगा, अब सोचिए आप अगर टीचर है, कॉपी चेक करने के लिए आपके पास आया, तो आप तो समझ जाएंगे देखते ही कि इसमें इसको याद था, इसमें इसको याद नहीं है, या इसके पास कंटेंट था, इसमें इसके पास कंटेंट नहीं है। यदि हम 8 पेज के लिए उनसे 30 में से हमने 22 नंबर छीना, तो ये देखेगा ये तो 2.5 पेज लिखा है, तो उसी तुलना में वो क्या करेंगे, नंबर देंगे। तो यहां देंगे 10 नंबर। तो यानी आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया कि हाँ हम एक में जानते हैं एक में
नहीं जानते हैं। और यदि आपने बैलेंस अप्रोच अपनाया कि मौर्यन आर्ट लिखा 5 पेज में और ये लिखा 4 पेज में, तो लगभग क्या दिखेगा, बराबर। तो बैलेंस अप्रोच से टीचर को भी आसानी हो गया, अच्छा इसको सब में अच्छा से पता है, बेसिक सब की जानकारी है, तो इसमें 22 की जगह 20 देगा, तो इसमें भी 18 देगा। दोनों ही दृष्टि से देखें तो इस तुलना में मार्क्स क्या मिले, ज्यादा ही मिले। तो ये बहुत जरूरी होता है और ये आपके टाइम और आपके स्किल मैनेजमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे भूल जाने की समस्या, टाइम मैनेजमेंट की समस्या, कहां से पढ़े इसकी समस्या पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इस वाले पार्ट पे, फ्लो कैसे बनाएं और इन सब चीजों पे। कोई भी मुख्य परीक्षा के प्रश्न होते हैं तो ऑब्वियस है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहला भाग जो है वो परिचय कहलाता है, जिसको हम लोग भूमिका भी कहते हैं, और अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है। तो इसको परिचय मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि भूमिका आखिर होता क्या है। भूमिका किसी प्रश्न के बारे में जानकारी देना है कि आखिर ये प्रश्न है क्या, और निष्कर्ष ये नहीं है कि जानकारी देना है। निष्कर्ष का मतलब होता है कि ये जो पूरी चर्चा आपने की उसमें से क्या आउटपुट, क्या पॉजिटिविटी आपने पाया। ठीक है, तो इसको भूमिका की जगह परिचय पढ़िए, आधा कॉन्सेप्ट वहीं समझ में आ जाएगा। कि जैसे मान लिया आपसे प्रश्न पूछता है कि मौर्य कला, तो पहले में क्या बताना है कि ये है क्या मौर्य कला। तो क्या बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विभिन्न शासकों द्वारा कला के अलग अलग रूपों को संरक्षण दिया गया। इस दौरान मौर्य शासकों द्वारा जो कला के विभिन्न रूपों को संरक्षण दिया गया उसे इतिहास में मौर्य कला के नाम से जाना जाता है। इस दौरान राजाओं के संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला तथा सामान्य नागरिकों के संरक्षण में विकसित कला को लोक कला कहते हैं। तो ये क्या हो गया, परिचय। निष्कर्ष में जाएंगे तो क्या करेंगे कि मौर्य शासकों के द्वारा दिए गए कला संरक्षण का प्रभाव यह रहा कि प्राचीन भारत में कला को निरंतरता मिली, जिसका अनुसरण करते हुए बाद में गुप्त शासकों, पाल शासकों ने भी कला के अलग अलग रूपों को बढ़ावा दिया। फिर उसको और मन करे तो और चेंज कर दीजिए कि इन कला रूपों का यह प्रभाव रहा कि आज भारतीय प्राचीन इतिहास कला के धरोहरों के रूप में जाना जाता है। यानी इनका देन रहा कि भारत जो है आज एक कला धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो निष्कर्ष में आप जो पूरा ऊपर का कथा कहानी निकले हैं उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अब भूमिका में क्या करते हैं, ये क्या है सिर्फ ये बताइए। नहीं समझ में आ रहा है कि भूमिका में क्या क्या लिखना है, तो क्या कीजिए, सिंपल सा परिचय, प्रश्न क्या है उसको बता दीजिए, वही हो जाएगा क्या, भूमिका। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन है आज वाला है। जैसे एक क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण कला शैलियों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण कला शैलियां, ये हो गया हेडिंग। अब परिचय देना है, तो परिचय क्या देंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कला के विभिन्न स्थापत्य कला के विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ। इसी क्रम में गुप्त शासन के दौरान मंदिर स्थापत्य कला का विकास देखने को मिलता है। इसमें क्षेत्रीय विविधताओं एवं स्थानीयता के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। परिचय दे दिए, ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। फिर निष्कर्ष में आएंगे तो भारतीय इतिहास में नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के स्थापत्य केंद्र आज भारत को अध्यात्म और स्थापत्य का एक धरोहर प्रदर्शित करते हैं। तो निष्कर्ष समझ में आया। निष्कर्ष पूरे ऊपर वाले का लास्ट में आपको एक पॉजिटिव सा क्या करना है, निचोड़ बताना है। यह भी ध्यान रखना है कि बहुत लंबा निष्कर्ष खींचने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जितना लंबा खींचिएगा आप उसमें उलझते चले जाइएगा। पहले बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा समस्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहना कुछ चाह रहे हैं, लिखा कुछ रहा है और उसके मीनिंग नहीं अच्छे से निकल रहे हैं, तो उस चक्कर में उसको बढ़ाए जा रहे हैं। अब बढ़ाते जाइएगा, पता चलेगा 8 लाइन का निष्कर्ष हो गया, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं। तो पहले ही दिमाग में 3 लाइन बनाइए, 4 लाइन बनाइए, उससे ज्यादा का निष्कर्ष लिखने का प्रयास मत कीजिए।
पॉजिटिव सा 3-4 लाइन बना करके जितना छोटा रखिएगा उतना आसानी से आप अपने बातों को समझा पाइएगा। जितना ज्यादा फैलाइएगा आप बढ़ते चले जाइएगा, टाइम कंज्यूम होते जाएगा और कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको मार्क्स मुख्यतः ये बीच वाले पार्ट पे मिलता है कि आपने क्या किया है बीच में। ये वाला पार्ट उतना मार्क्स दिलाता नहीं है, तो आपको एक सिर्फ पॉजिटिव क्या करना है, एंडिंग कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया भूमिका का जो दिक्कत था। अब आइए इस वाले पॉइंट पे किसी को और कोई समस्या थी? निगेटिव टॉपिक जैसे बताइए, उदाहरण दीजिए। निगेटिव टॉपिक कुछ नहीं होता है। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम जैसे मुख्य भाग जो लिखते हैं, हाँ तो भाई वो आधुनिक भारतीय इतिहास की मैं बात बता रहा हूं, तो वो भी निगेटिव नहीं होता है। भारत पर यदि निगेटिव प्रभाव पड़ा तो हम भारत का पक्ष लेते हुए क्या करेंगे, आंसर डालेंगे। जैसे मान लिए कहता है कि ब्रिटिश यूरोपीय जो पद्धतियां थी, जिसमें मान के चलिए किसान के ऊपर लगाए गए पद्धतियां, कृषि का वाणिज्यीकरण या ये भी, तो क्या लिखेंगे यहां पर निष्कर्ष में, भारत का पक्ष रखेंगे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की शोषण प्रक्रियाओं ने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का पतन कर दिया। तो हमारा जो झुकाव होगा वो किसकी तरफ होगा, नेशनलिटी भारत की ओर होगा। हम लोग यूरोपियन पद्धतियों का साथ नहीं देंगे। तो वो तो एक माइंडसेट है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब। पॉजिटिव एंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपको नेशनलिज्म होके ज्यादा सोचना है। अगर कहीं पे अगर करंट वगैरह आएगा तो वैश्विक होके सोचना है, लेकिन भारत के हितों को नहीं त्याग देना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। खैर वो तो प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा आएगा ही अंतर। मुख्य भाग में जैसे कई बार होता है, आपने पढ़ा होगा कि आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली एग्जामिन करें, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पूरा प्रश्न में ही शुरू से आलोचना घुसाना शुरू कर देते हैं, भूमिका से ही। ऐसा नहीं करना है, इससे आपके प्रश्न की सुंदरता और आपका कंटेंट दोनों खराब हो जाएगा। इसमें भूमिका नॉर्मल ही शुरू होगा, मुख्य भाग भी नॉर्मल रहेगा जैसे एक क्वेश्चन का होता है। इस मुख्य भाग का जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें हम उस प्रश्न की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे आलोचनात्मक दृष्टि से। जैसे मान लिए मौर्य कला है, तो शुरू से ही बताना शुरू करें। जैसे राजप्रसाद शुरू नहीं किए कि उसमें लिख दिए कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये ईरानी कला का क्या है, कॉपी है। स्तंभ लिख रहे हैं, स्तंभ में लिख दिए कि कुछ लोग मानते हैं कि ये ईरान की कॉपी है। तो यानी हर जगह अगर आलोचना करेंगे तो फिर प्रश्न की सुंदरता क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो गई। आपको क्या करना है, नॉर्मल सेम बताना है। राजप्रसाद इंडियन, स्थापत्य सब बताइए। लास्ट में आई आलोचना में कि, और वो भी अपने ऊपर ज्यादा न ले, ज्यादातर कोशिश करे कि इतिहासकारों पे, कला विशेषज्ञों पे फेंक दे। जैसे इसमें आपने पढ़ा होगा कि पर्सी ब्राउन मार्शल ने ऐसा माना है कि भारत में जो मॉडर्न पीरियड के दौरान स्थापित कला संस्कृति थे उस पर ईरानी प्रभाव परिलक्षित होते हैं, और उसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने ये साक्ष्य क्या किए हैं, बताए हैं। फिर उनका खंडन भी कर देना है कि लेकिन भारतीय कला विशेषज्ञों के द्वारा इनका खंडन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वहां के राजप्रसादों में ये खासियत थी, यहाँ की राजप्रसादों में ये खासियत थी। वहां के स्तंभ में दराड़ीदार थे, वो कई पत्थरों को जोड़ के बनाए जाते थे, जबकि यहाँ एकास्म स्तंभ का। अतः सूक्ष्म विश्लेषण करने पर इसे ईरानी कला का कह सकते हैं कि कॉपी या नकल कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। और निष्कर्ष में भी जब जाएंगे तो हम इंडियन आर्किटेक्ट का क्या करेंगे, तारीफ करेंगे और बचाने की कोशिश करेंगे। तो आलोचनात्मक समीक्षा में मुख्य भाग के लास्ट पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिटिकली एग्जामिन वाले कंटेंट डाल सकते हैं। पूरे प्रश्न में ना डालें, और फिर जब निष्कर्ष आए तो इसको छोड़ दीजिए। आलोचना हो चुका है ऑलरेडी, निष्कर्ष आप नॉर्मल पॉजिटिव दीजिए। अब मौर्यन आर्ट पे निष्कर्ष में जाने की, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कि मौर्यन आर्ट के दौरान विकसित भारत में स्थापत्य और मूर्ति कला ने भारतीय इतिहास और बिहार को गौरव प्रदान किया है। बात खत्म। जरूरी नहीं है कि उसमें भी हम क्रिटिकल वाला पॉइंट लेके डालें ही। ठीक है, समझ में आया? क्रिटिकली एग्जामिन भी आएगा तो कैसे उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। और कोई समस्या इसमें?
देखिए उसमें क्या होता है, बैलेंस अप्रोच ही रखना पड़ता है। ऐसा जब जल्दी नहीं पूछेगा कि हाँ गांधी जी और टैगोर जी में किसका बेहतर था, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न आएगा कि सामाजिक विषयों पर गांधी एवं टैगोर के विचारों की समीक्षा करें। तो दोनों के विचार क्या क्या थे बता देना है, लास्ट में बता देना है कि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार दोनों के विचार जो है वो आवश्यक थे। वर्तमान समय में भी उनके विचारों के कई रूप आज भी प्रासंगिक दिखाई देते हैं। किसी एक का साथ नहीं लेना है कि हाँ टैगोर जी ज्यादा अच्छे थे कि गांधी जी। कई बार ऐसा आएगा कि हाँ दोनों के विचार का कंपैरिजन कीजिए, लेकिन आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, दोनों को। ये नहीं कभी भी आएगा कि दोनों में से एक ही चुनना है। ये आता है पीटी में कि 4 ही ऑप्शन है, उसमें से एक ही चुनना है। मुख्य परीक्षा में यही खासियत होती है कि इसमें चुनने वाली स्थिति जल्दी आपको नहीं बनेगी। ठीक है, तो उस तरह से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कोई पॉइंट इसमें? हाँ, जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और अलग अलग क्वेश्चन हो गया। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लिए क्वेश्चन आया कि मौर्यन आर्ट के बारे में बताइए, इस पर ईरानी प्रभाव को बताइए, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को बताइए। 3 पार्ट कर दिया उसने। लेकिन जब इसमें 3 पार्ट है लेकिन पूरा थीम किस पर डिपेंडेंट है, मौर्यन आर्ट, तो आप इंट्रो एक ही पार्ट से मौर्यन आर्ट क्या है बता दीजिए, फिर उसके पार्ट बाय पार्ट क्या करके उसको हम बता पाएंगे। एक जगह हेडिंग देके स्पष्ट रूप से बताइए कि हाँ ईरानी प्रभाव की समीक्षा, आप ईरानी प्रभाव की समीक्षा कर रहे हैं। लास्ट में लिखिए कि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता क्या है। और एक ध्यान हमेशा रखिएगा कि बीपीएससी के क्वेश्चन में अगर आप आंसर लिखते हैं तो जितना हो सके, यदि प्रश्न में 3-4 खंड में पूछा गया है तो सबको अलग अलग हेडिंग देके जरूर लिखिएगा। ये नहीं कि हम पैराग्राफ बदल दिए तो वो समझ जाएंगे, छोड़ दीजिए, वो समझे ना समझे, आप उसको क्या कीजिएगा, जरूर सब हेडिंग जरूर दे दीजिएगा। इससे क्या होगा कि टीचर के लिए आसान हो जाएगा समझना कि आपने हर पार्ट का क्या किया है, आंसर लिखा है। तो यदि एक टॉपिक के सब पार्ट होंगे तो एक ही तरह का इंट्रो जाएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो में प्रॉब्लम कब आती है, जब 3 पार्ट बनाया और तीनों पार्ट अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे खास करके करेंट वगैरह में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो उसमें अगर तीनों अलग पार्ट हो तो या तो तीनों को मिला के आप भूमिका बना सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जो पहला पार्ट होगा उसी के साथ भूमिका को क्या कर दिए, स्टार्ट कर दीजिए। और बाद में सब हेडिंग देते हुए उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग उसका फिर से आंसर आप उसमें मुख्य बॉडी के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, ऐसे अगर कोई एग्जाम्पल हो दिमाग में तो आप बोलिए, तो हम उसको बता पाएंगे ज्यादा अच्छे ढंग से। आज वाला नहीं डिस्कस होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी टेस्ट देना बाकी है। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अन्याय होगा ना, फिर आप लोग लिख चुके हैं और जिसको लिखना है उसको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। तो उस पर हम लोग अगले वीक में चर्चा करेंगे। पिछले वाले में अगर कोई पॉइंट है तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ लाइए। हाँ, इसमें ऐसे उनके निगेटिव वाला कुछ है भी नहीं, और अगर क्रिटिकली एग्जामिन उसमें ऐड होता तब हम लोग थोड़ा आलोचना वाले खोज भी सकते हैं 1-2 पॉइंट। जैसे किसी भी प्रश्न में यदि नहीं रहे कि आलोचनात्मक समीक्षा करें तो जबरदस्ती आलोचना नहीं करनी है। जैसे कई बार स्टूडेंट को लगता है कि हमने पढ़ा है कंटेंट, अब कहे कि वीर कुंवर सिंह का रोल बताइए, और आप क्या करेंगे कि घर में पढ़ के आए हैं कि वीर कुंवर सिंह की आलोचना। अब इसमें वो अगर कह नहीं रहा है कि वीर कुंवर सिंह की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए तो जबरदस्ती उसमें एक पैराग्राफ आलोचना की बनाने की जरूरत नहीं है। यहां सेम क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका का विश्लेषण करें। क्या रोल रहा उनका, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल का दौर चल रहा था उसमें उनका क्या रोल रहा। तो इसमें तो जहां भी रोल रहा वो क्या रहा, पॉजिटिव ही रहा। तो कहां कहां उनका रोल रहा वो स्टेप बाय स्टेप बताना है, और कंक्लूजन में जाएंगे तो उनको दिखाना है कि हाँ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया और उस इंपॉर्टेंट रोल का एक बड़ा आउटकम निकला। जैसे आपको मॉडल आंसर में भी दिया गया था कि एक बड़ा आउटकम क्या निकला कि पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक अंतिम दौर आया कि जब भारतीयों को संविधान बनाने के लिए मौका दिया गया, और उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, और बाद में वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, और भारत ने भी उनको राष्ट्र के सबसे उच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इस तरह से करके आप उसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको आंसर कंक्लूड कर रहा है तो उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं कि उनके योगदानों को देखते हुए ही स्वतंत्रता पश्चात 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सिंबल तो है कि उनका योगदान पॉजिटिव रहा है, तभी तो भारत रत्न मिला है। ऐसे नॉर्मली सबको मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि उनका रोल जो है भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल और भारतीय मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा था। ठीक है, तो ये वाला भी समझ में आया। अब कुछ और पॉइंट थे, देख लेते हैं एक बार। ये भूमिका और फ्लो कैसे बनाए, तो इसमें जो भी कंटेंट आपका होगा इंट्रो और बाकी जो मुख्य भाग का होगा उसको फ्लो बनाए। दूसरा, जो मैंने एक पॉइंट बताया था शुरू में कि घर पे जैसे आप कंटेंट लिखते हैं तो जब शॉर्ट वाला बनाएंगे तो उसमें एक जगह जरूर लिख लीजिएगा कि यहां पर हम क्या बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं स्तूप, तो स्तूप का चित्र हम बना सकते हैं। तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो कुछ लिखे ना लिखे ये जरूर उस क्वेश्चन के ऊपर टिक मार के लिख देना है कि यहां पे हमको ये वाला फिगर क्या करना है, ऐड करना है। ये वाला ग्राफ मैंने घर पे पढ़ रखा है, ये वाला ग्राफ ऐड करना है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर और फ्लो के कारण कई बार होता है स्टूडेंट भूल जाते हैं कि यहां पे मेरा कौन सा चित्र या ग्राफ बनाना था। अभी तो लग रहा होगा कि अच्छा चलो हम तो एक सप्ताह पहले पढ़े हैं तो यहां याद आ जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि एक सप्ताह वाला ही कंटेंट वहां पूछा जाए। और अगर क्वेश्चन पे आप शुरू में सोच के लिख दिए रहेंगे तो जैसे ही उस क्वेश्चन को लिखने जाएंगे वो दिख जाएगा कि अच्छा इस वाले में ये हमको एडजस्ट करना है, और उसको आप आसानी से क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आपने जो पिछले 6-8 महीने मेहनत करके जो कंटेंट इकट्ठा किया था वो एग्जाम में प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, तो फिर उसको इकट्ठा करने का फायदा क्या मिला। तो इसलिए ये करने की जरूरत रहती है। जब क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप टिक आउट कर लीजिए कि इस वाले में हम एक ये वाला फिगर बना देंगे, इस वाले में ये वाला बना देंगे। अभी ये लगता होगा कि हाँ चलो कल ही तो पढ़े थे, परसों पढ़े थे तो फिगर याद है, लेकिन मेंस में जरूरी नहीं है कि वो कल पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 6 महीने पहले वाला आया। तो इसलिए ये सब आदत अभी से डालने की जरूरत है। ठीक है, और इससे आपका क्या होगा, कंटेंट थोड़ा सुंदर दिखेगा। क्यों हम कह रहे हैं सुंदर बार बार, बेसिकली होता क्या है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अब आपकी कॉपी जाती है टीचर के पास। आप नहीं जा रहे हैं कि हाँ हम स्मार्ट थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना के आ रहे हैं, कुछ नहीं, आपकी कॉपी गई और कॉपी का भी जो पहला पेज होता है वो फाड़ लिया जाता है, आपको पता होगा। तो जो टीचर को कॉपी चेक करने के लिए मिलता है उस पर ना नाम लिखा होता है ना कुछ, एक कोड नंबर लिखा हुआ रहता है। अब उस कोड नंबर से टीचर को नहीं पता है कि सामने जो कॉपी है वो किसी लड़के की है या किसी लड़की की है, किस जाति का है कुछ नहीं पता है, किस धर्म समुदाय का है कुछ नहीं पता है। कई बार ये होता था ना कि दिमाग में रहता है कि हाँ अच्छा हमारे कास्ट से मैच कर रहा है तो हम इसको थोड़ा ज्यादा नंबर देंगे। तो इस सारे चीजों को मतलब सिक्योर करने के लिए जो कॉपी मिलती है कॉपी चेक करने के वाले के पास, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये कौन है। ये भी नहीं पता है कि हाँ ये दिव्यांग कैटेगरी के हैं, कि हाँ थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं रहता है उस पर, सिर्फ एक कोड रहता है। अब इसमें क्या होगा, वो आपकी कॉपी को पढ़ेंगे और जांचेंगे और वो एक आइडिया लगाएंगे कि अच्छा ये स्टूडेंट कैसा है। तो वो कॉपी आपको ऐसे बना के भेजनी है कि सामने वाला पढ़े और जांचे तो मेरे बारे में आइडिया लगाए कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, और यही आपको जनरेट कराना है अपने कॉपी से। वो कॉपी आपका परिचय पत्र है, समझिए आइडेंटिटी कार्ड है, कि वो देख के आपका आइडिया लगाएगा कि ये स्टूडेंट कैसा होगा, पढ़ने में कैसा होगा, कैसा प्रिपरेशन किया है, कैसा इसने मेहनत किया है पिछले कुछ महीनों सालों में, और वो एक कॉपी से वो आपको जज कर लेंगे। तो इसलिए कॉपी को थोड़ा लुक वाइज, थोड़ा कंटेंट वाइज, थोड़ा फ्लो वाइज अच्छा बना के भेजना पड़ता है, ताकि सामने वाला उसको अच्छे ढंग से पढ़े और अच्छे ढंग से एनालाइज करके मार्क्स दे। और इसीलिए मैं बताता हूं कि हर क्वेश्चन में नहीं सही, यदि आपके एक पेपर में 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 3-4 फिगर जरूर डालने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें आप बना सकते हैं। कुछ ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ डाटा ऐड करने की कोशिश कीजिए, कोई भारत का मानचित्र, बिहार का मानचित्र की जरूरत पड़ती है तो उसको भी वहां पे क्या कर सकते हैं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस तरह से आपका कॉपी थोड़ा सा दूसरों से सुंदर दिखेगा। मतलब पूरा कंपटीशन क्या होता है, सिंपल सा कंपटीशन होता है कि हमको जो बगल में बैठा हुआ है या सामने बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, इससे आगे निकल जाना है। मेंस में यही है
कि ये जो 4-5 लोग आपको घेरे हुए हैं उनसे आगे निकल गए, आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे, और इंटरव्यू में 2.5 में से 1, फिर आप सिलेक्शन के दौर में सबसे नजदीक खड़े रहते हैं। तो इसलिए ये सारा चीज आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब आइए इसमें आते हैं कि फ्लो वाले में और कुछ कंटेंट वाले में जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अब मार्क्स अच्छा क्यों नहीं आता है, इस पे थोड़ा बात करते हैं, फिर उस पे आते हैं। मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते हैं, तो इसका मैंने बताया अभी कि मार्क्स नहीं अच्छा आने के पीछे 2-3 रीजन होते हैं। पहला रहेगा कि अगर आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो मार्क्स आपका गया। अब जिस क्वेश्चन को लिखे ही नहीं तो उसमें क्या होगा, मार्क्स आने की संभावना आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरा, किसी प्रश्न के 2 पार्ट है और किसी एक पार्ट का ही उत्तर लिख के आ गए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन था तो हमको कम से कम 15-16 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें 2 पार्ट थे 10-10 नंबर के, तो आपने एक पार्ट को ही अटेम्प्ट किया तो वहां से मार्क्स आपका कट जाएगा। तीसरा, यदि आपने कंटेंट लिखा और कंटेंट फ्लो नहीं पैदा कर पा रहा है, यानी एक सीक्वेंस नहीं दिखा रहा है इंट्रो से लेके आपका जो कंक्लूजन है वहां तक, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर यदि आपने अपने कॉपी को थोड़ा आकर्षक नहीं बनाया, यानी कंटेंट के साथ साथ थोड़ा सा उसमें क्या करना है, डायग्राम, ग्राफ, फिगर्स को डाल करके क्या करना है, थोड़ा सा आकर्षक बनाना है, और तब जाकर के आपके मार्क्स क्या होते हैं, इंक्रीज होना शुरू होते हैं। अब सिंपल सा समझिए कि आपके पास कोई कॉपी आई और किसी ने सभी में नहीं लेकिन 3-4 में कुछ फिगर बना करके चीजों को आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया, और किसी ने बिल्कुल नहीं किया हुआ है, तो कॉपी देखने में किसका ठीक लगेगा, जिसमें थोड़ा सा फिगर वगैरह होगा। तो ना चाहते हुए भी कॉपी चेक करने वाला का मन वहां पे थोड़ा सा ऐसे ही फैल जाता है और 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। अब यदि आप हर क्वेश्चन में एक एक नंबर भी अपने पड़ोसियों की तुलना में ज्यादा लेने में सफल हो जाते हैं तो आप आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो बीपीएससी मेंस के एग्जाम में अगर आप जाएं तो एक पेपर में आज के समय में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन में ना सही अगर आप 8-10 क्वेश्चन में भी 10 नंबर दूसरों की तुलना में ज्यादा ले रहे हैं तो 2-3 पेपर है, और इस तरह से करके आप 30 नंबर आगे चले गए, और 30 नंबर आगे चले गए तो आप फाइनल लिस्ट में रहेंगे। तो वही एक एक नंबर बढ़ाने के लिए 2-3 चीजों पे आपको काम करना है। एक, सभी प्रश्न के उत्तर दें। इसके लिए मैंने ये बताया, उसको बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी ना सोचे कि चलो हमको ठीक से नहीं याद है राजेंद्र प्रसाद जी तो इसको छोड़ देते हैं और बाकी लिख लेते हैं। नहीं ठीक से याद है, कम से कम 7-8 लाइन भी तो लिख सकते हैं, तो उसको बिल्कुल ना छोड़े, कुछ ना कुछ उसमें जरूर लिखने का क्या करें, प्रयास करें, और उसके लिए टाइम बचाएं। अगर आप 10 लाइन भी लिखेंगे तो चलो 3 नंबर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा 3, 2 ही नंबर मिलेगा, वो 2 नंबर भी तो आपका जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल ये गांठ बांधे कि अभी से अभ्यास के दौरान सभी प्रश्नों के उत्तर देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। दूसरा होता है प्रश्नों के अनुसार उत्तर। कई बार ऐसा लगता है कि हम घर से मौर्य कला जैसा पढ़ के आए थे, पूरा का पूरा छाप दिए हैं, हमको तो बढ़िया नंबर मिलना चाहिए, और वहां पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया हुआ है। अब जैसे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक बार क्या किया था, पूछा था मौर्य कला के मूर्ति कला की विशेषताओं का वर्णन करें। अब वो मूर्ति कला पे फोकस किया, स्टूडेंट ने इतनी जल्दबाजी दिखाई वहां क्वेश्चन को पढ़ने में कि वो ध्यान ही नहीं दिया कि मूर्ति कला पे है। मौर्य कला जैसे ही दिखाई दिया, अच्छा पढ़ा हुआ है, लिखना शुरू। अब वो स्थापत्य कला ही मेन पार्ट है आपके कंटेंट का। अब स्थापत्य कला में आपने 1.5 पेज भर दिया, वो किसी काम का नहीं है क्योंकि प्रश्न में उसकी मांग थी ही नहीं। वहां तो आपको एक पैराग्राफ में स्थापत्य कला खत्म करना था, मेन फोकस किस पे क्रिएट करना था, मूर्ति कला पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न के अनुसार उत्तर होंगे तभी मैक्सिमम मार्क्स तक आप क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तीसरा, प्रश्नों को नहीं, थोड़ा उत्तर को आकर्षक बनाएं। मतलब देखने में थोड़ा सुंदर लगे, इसके लिए मैप, ग्राफ, चार्ट इसका यूज करें,
और हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सब जगह थोड़ा थोड़ा स्कोप रहता है। जिस विषय में नहीं होगा स्कोप उसको नहीं करेंगे, लेकिन जहां स्कोप दिखाई देगा उसको करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि अनावश्यक भी ना करें। ऐसा नहीं कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी चित्र ही बना रहे हैं, और एक ही चित्र एक पेपर में बार बार रिपीट न करें। इससे क्या होगा, सामने वाले टीचर को लगेगा अच्छा इसके पास यही वो कंटेंट है, हर क्वेश्चन में इसको छाप के दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे लास्ट एग्जाम में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की कि एक स्तूप का आर्किटेक्ट है, अब स्तूपा का जहां क्वेश्चन पूछा गया है वहां भी वो चित्र दिखाई दे रहा है, जहां मौर्यन आर्ट पूछा गया है वहां भी चित्र दिखाई दे रहा है, पाल पूछा गया था वहां भी चित्र दिखाई दे रहा है। तो एक पेपर यदि आपका है, बीपीएससी में तो ऐसे आएगा नहीं कि सब क्वेश्चन आ गया, कोई एक क्वेश्चन आएगा। यदि आ भी गया तो कोशिश कीजिए कि जो चित्र हम किसी एक क्वेश्चन में बना चुके हैं उसको दूसरी जगह फिर सेम को नहीं बनाए, दूसरा कुछ याद है तो उसको बनाएं। इससे आपके पोल खुल जाएगी कि इसके पास कंटेंट कम है और एक ही कंटेंट को सब जगह भजाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। मैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब एक ही मैप क्यों हम यूज करेंगे। जैसे एक जगह अगर हम मैप में ये बता रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कितना बड़ा था, और दूसरा भी क्वेश्चन कोई ऐसा ही आया वहां भी हम मौर्य साम्राज्य का विस्तार बनाने के लिए मैप दिखा रहे हैं, तो नहीं चलेगा। मैप का मतलब हुआ कि एक जगह अगर मौर्यन साम्राज्य के विस्तार को आप दिखा रहे हैं और अगले में कुछ और क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत में आर्ट एंड कल्चर के अलग अलग क्षेत्र कौन से थे, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली कहाँ कहाँ था, तो मैप बना के आप दिखाइए कि हाँ उत्तर भारत में ये था, दक्षिण भारत में ये था, पश्चिम भारत में ये था। मैप भारत का ही है, लेकिन कंटेंट उसमें क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूं, कंटेंट अलग होने चाहिए, मैप से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बिहार का मैप तो बिहार का मैप रहेगा। अब एक जगह बाढ़ वाला सिचुएशन में आप मैप बना रहे हैं और एक जगह जो है आप बिहार के खनिज संसाधन वाला मैप बना रहे हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इतने चीजों पे आप काम कीजिएगा तो आपके मार्क्स धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, नो डाउट। क्योंकि आपको चीजें याद रहेंगी तो समय से आप लिख पाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। एक थीम हम हमेशा बताते हैं बच्चों को मेंस के रिगार्डिंग कि 2-3 मूल मंत्र होते हैं। पहला, जैसे ही टेस्ट में क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़े। ये बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि मौर्य कला दिखाई नहीं दिया कि लिखना शुरू कर दिए, उससे आगे का पढ़े ही नहीं कि उसमें पूछ क्या रहा है, और इससे गलती होती है। जैसे पहला ही क्वेश्चन पिछली बार का मैंने देखा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का उत्तर देखा, प्रश्न था क्या कि पटना कलम चित्रकला शैली की किन विशेषताओं के कारण इसे लोक कला शैली के रूप में प्रसिद्धि मिली। है क्वेश्चन नॉर्मल ही, इसमें कह रहा है कि वो फीचर्स बताइए जिसके कारण इसे लोकल आर्ट कहा जा सकता है, एक लोक कला कहा जा सकता है। तो आपका क्या होना चाहिए कि जितने भी कंटेंट आप भूमिका के बाद डालेंगे उसमें ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये वो फीचर्स हैं जो उसके लोकलिटी को दिखाता है, उसके स्थानीयता को दिखाता है। और फिर जब कंक्लूजन में भी जाएंगे तो आपका कंक्लूजन किस पे खत्म होना चाहिए, लोक कला पे। अब इसमें अगर वो कह रहा है कि लोक कला पे फोकस करके आप उत्तर लिखिए, तो क्या करेंगे, शुरू में बताएंगे कि पटना कलम कैसे शुरू हुआ, उसमें सिंपल डाल सकते हैं कि कैसे मुगलों का डिक्लाइन हुआ, फिर धीरे धीरे वो पेंटर्स आए, पटना में स्थापित हुए और उन्होंने एक आर्ट फॉर्म डेवलप किया जिसे हम लोग पटना कलम कहते हैं। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब विशेषता में आ रहे हैं, तो विशेषता में बताएंगे कि चूंकि इसमें कलाकार जो थे वो स्थानीय परंपराओं से प्रभावित होकर चित्र बना रहे थे, तो यह स्थानीयता हो गया। चित्रों को स्थानीय चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसमें मछली बेचती हुई महिला, लकड़ी काटते हुए बढ़ई, ये हो गए। पेंटों के लिए स्थानीय स्तर पर प्राप्त पौधों फूलों से कलर प्राप्त किया जाता था। ब्रश तुलिका के रूप में भी जो मतलब जंगलों के जीव थे या स्थानीय जीव थे उनके पंखों और उनके बालों का उपयोग करके इसको चित्रित किया जाता था। तो ये सब क्या दिखा रहा है, लोकलिटी। अब लास्ट में कंक्लूजन में गए तो उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से पटना कला शैली ने स्थानीयता को अपने चित्रण में महत्व दिया या उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया, इसे देखते हुए स्पष्ट रूप से इसे एक स्थानीय लोक कला शैली का दर्जा दिया जा सकता है। अब आपने क्या किया, पूरे प्रश्न को
उसी प्रश्न से टिकाए रखा अपने उत्तर को जो वो खोजना चाह रहे थे। ये नहीं किए कि हाँ हम घर से क्या पढ़ के आए थे। घर से तो बहुत कुछ पढ़ के आए होंगे, उसमें दो चार को इंपॉर्टेंट भी है, ब्रिटिश है, ये है वो है, वो हटा देंगे उसको, दो तीन को नहीं लिखेंगे पॉइंट जिसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। और कंक्लूजन हमेशा प्रश्न से क्या कर देना है, लास्ट में जाके जोड़ देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आंसर अच्छा दिखेगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिखेगा, जिसकी बात मैं कह रहा था कि प्रश्नों के अनुसार उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स वगैरह उठाने। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो आपको 2 पेज दिए जाते हैं वो मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है कि उसको क्या करना है, भरना है उतना। लगभग 120 से 150 मैक्सिमम शब्दों में आप शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं, और 350 के आसपास शब्दों में आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास कीजिए। कंटेंट ज्यादा हो तो 400 ले जाइए, कंटेंट कम है तो 300 ले आइए, लेकिन 350 के अराउंड में आप लॉन्ग क्वेश्चन को रख सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन को कोशिश कीजिए 120 से 150 शब्दों में उसको शामिल करने का। यानी 2 पेज आपको मिल रहे हैं तो 1.5 पेज तक कम से कम कोशिश कीजिए कि इसको खत्म कर दे। जरूरी नहीं है कि दूसरा पेज जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पे जाके हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उस कोशिश में क्या होगा, जो मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट, वो गड़बड़ा जाएगा। आपने 8 मिनट अपने आप को दिया था, वो 12 मिनट ले लेगा और उसका नुकसान दूसरे जगह होगा। तो 2 कंटेंट पढ़ा हुआ छोड़ देंगे वो मंजूर है, लेकिन हम कोई दूसरा क्वेश्चन पूरा नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये जिद्दपना रहता है स्टूडेंट्स में, मेरे में भी था, इसलिए मैं जानता हूं कि ये सब में रहेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट को 4 पेज का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से याद होता है। इतना आसान नहीं है 4 पेज के कंटेंट को याद कर लेना। और यदि याद हो जाता है तो ये एक मन में वो आ जाता है कि हम इतना मुश्किल से याद किए, हम कैसे इसको छोड़ें। हमको याद है कि राजप्रसाद में क्या क्या होता है, हम लिखेंगे। इस जिद पने को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है अपने एग्जाम्स में, और वो अभ्यास से होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो इतना कंटेंट को आप करिए। अब जैसे एक आया प्रश्न कि मान लिए लॉन्ग क्वेश्चन, मौर्यन आर्ट आपको याद है लॉन्ग, और गए एग्जाम में अब शॉर्ट क्वेश्चन में सीधे मौर्य कला लिख के छोड़ दिए हुए हैं। पहले देखते तनाव, हम 5 पन्ना पढ़ के आए थे। तो वैसे समय में अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे, आइए समझते हैं। वैसे में जैसे मान लिए यहां पे मौर्य कला पर ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यदि आपके पास कंटेंट है और यहां पे कहा जा रहा है कि शॉर्ट में इसको लिखिए, शॉर्ट में लिखना है, तो शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करना होता है, पहले ये घर पे ही इस तरह का दिमाग में होना चाहिए। शॉर्ट में करने के लिए जो भूमिका होता है, इंट्रोडक्शन, इस भूमिका को आप मैक्सिमम 20 से क्या कीजिए, 25 शब्दों में इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि लंबा लिखें, क्योंकि भूमिका छोटा रखिएगा तो जो मेन कंटेंट है उसमें लिखने के लिए आपके पास क्या रहेंगे, शब्द रहेंगे। मुख्य भाग में जब जाएंगे तो इसके कंटेंट को आप यहां पर 120 से 125 शब्दों तक कोशिश कीजिए कि हम इसको ले आए, और फिर निष्कर्ष इसको मैक्सिमम 15 से 20 शब्द में इसको भी खत्म करेंगे। ये सब मैक्सिमम 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 है, ठीक है। और तभी जाकर के आप 150 शब्दों में या 160 शब्दों में जाकर के अपने उत्तर को क्या कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। तो यदि मान लिया मौर्य कला को उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया और कहा कि 8 नंबर ही मिलेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आप अगर चारों पेज का कंटेंट भी डालेंगे तो मैक्सिमम नंबर कितना है, 8, और 8 तो मिलेगा नहीं, तो बहुत बढ़िया लिखिएगा 6 नंबर मिलेंगे। और अगर थोड़ा सा कम लिखिएगा तो 5 मिलेंगे। तो 5 लेना ठीक है, लेकिन उस 6 के चक्कर में सारे क्वेश्चन खराब कर लेना ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में सिंपल सा वही बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य शासकों के अंतर्गत विकसित कला को भारतीय इतिहास में मौर्य कला कहा गया है, और इसे राजकीय एवं स्थानीय शैली में विभाजित किया जाता है या लोक कला में विभाजित किया जाता है। कहानी खत्म, भूमिका खत्म। भूमिका का मतलब ही होता है परिचय। क्वेश्चन का क्या किया आपने,
परिचय दिया कि मौर्य कला क्या होता है, तो जो मौर्यों के संरक्षण में विकसित कला थी उसको मौर्य कला, परिचय दे दिए। आगे बढ़े, मुख्य भाग में गए। मुख्य भाग के दो पार्ट, तो इसमें आरेख वरेख का ज्यादा यूज करके क्या कीजिए, अपनी बातों को बताने का प्रयास कीजिए। अब इसमें दो पार्ट में बांट दीजिए, राजकीय, राजकीय के नीचे कौन कौन, लोक कला के नीचे कौन कौन। अब इधर राजकीय को शुरू कीजिए। अब इसमें राजकीय को सब में मत बांटिए कि हाँ हम राजप्रसाद अलग लिखेंगे, स्तूप अलग लिखेंगे, ये अलग लिखेंगे। एक ही पैराग्राफ में जिसमें हमारे पास लगभग 30 से 40-50 शब्द हो, सब आ जाना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ जैसे मौर्य शासकों ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने राजप्रसाद, अशोक ने स्तंभ, स्तूप, गुहा तथा दशरथ ने गुहा का निर्माण कराया। इनमें अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ, स्तूप, गुहा कला की दृष्टि से आज अमूल्य धरोहर की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण कुम्भराड़ के यहाँ से राजप्रसाद के रूप में, स्तंभ के रूप में वैशाली से, पश्चिमी लौड़िया नंदनगढ़ से, और यहाँ चैत्य के रूप में, स्तूप के रूप में सांची से, गुहा के रूप में बराबर एवं नागार्जुन से उदाहरण प्राप्त हुए हैं। कहानी खत्म। फिर आ गए उधर लोक कला। लोक कला में यक्ष यक्षिणी यहां से मिले हैं, इन्होंने ये विकसित किया। इसके प्रमुख उदाहरण दीदारगंज से प्राप्त जो है चावर ग्रहणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त जो है जो आप पढ़े हैं कि जैन की मूर्ति मिली है, धौली से हाथी की मूर्ति मिली है, ये कुछ इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं। अब फिर ये दोनों बताएं और पहुंच गए कहां, निष्कर्ष। तो यानी आपको क्या करना है, अपने कंटेंट पे कंट्रोल करना है कि इसको हम कितना कम में कंसाइज कर दें। और इसके लिए आपका मन बार बार आपको कहेगा कि तुम ठीक नहीं लिख रहे हो, कि तुमने तो चित्र बनाया ही नहीं, तुमने तो अशोक स्तंभ को ठीक से डील किया ही नहीं। तो वो डील करने के चक्कर में वो नहीं आएगा 150-200 शब्दों में। तो उस समय अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, और उस समय मन को ये आदेश करना है कि इसमें हमको 4 नंबर चाहिए, 20 वाले में चलना, हम तुमको पूरा आजादी देंगे, लिखो खुल के, क्योंकि अच्छे नंबर हमको वहां से मिलेंगे। क्योंकि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि यदि ऐसा प्रश्न आता है और कोई चित्र उत्र खूब बना रहा है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसको 6 मिलेगा, और आप अगर संक्षेप में करके इसको लिख के आ गए आपको 5 मिलेगा। तो 1 नंबर के फायदे के चक्कर में देखिएगा कि उसका मेन क्वेश्चन गड़बड़ाएगा, क्योंकि वो यहां टाइम मैनेज नहीं कर पाया है। तो इधर तो 1 नंबर बढ़ा लिया है, लेकिन वहां 4-5 नंबर का वो नुकसान कर बैठा हुआ है। तो मेन ये होता है कि ओवरऑल आपको क्या मार्क्स आया, ये नहीं एग्जाम में रिजल्ट में देखा जाता है कि मौर्य कला में किसको कितना नंबर आया है। तो पूरा जो स्किल सेट किया जाता है मेंस में, वो ओवरऑल किया जाता है। इसमें 2 चीजों का बहुत जरूरी है मिश्रण। पहला, आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, कंटेंट पे पकड़ होनी चाहिए, और दूसरा आपका एग्जाम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। और वो आएगा सीखने से, अभ्यास करने से, और इसी अभ्यास के लिए आप सबको लेखनी में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आई, कुछ बातों से फायदा हुआ? तो होपफुली इन चीजों को आप आगे के टेस्ट में अप्लाई करेंगे और अपने घर के अभ्यास में भी इन चीजों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 ही लोग नहीं पूछते हैं, एक जिसको सब समझ में आ गया या जिसको कुछ समझ में नहीं आया। सिंपल सा होता है। हाँ, इनफ है। मान लीजिए जैसे करना क्या होता है, एक स्टूडेंट के तौर पे आप जिज्ञासु रहना चाहिए, अच्छी बात है, आप है भी, और बाकी लोगों को मैं भी सजेस्ट कर रहा हूं। जैसे आपको कंटेंट मिल गया, तो ये कंटेंट है। अब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कहीं कोई किताब पढ़ रहे हैं, और आपको लगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ नया पढ़ा है और उसमें ये वाला पॉइंट हमको एक्स्ट्रा दिखा है, तो क्या करना है, यहां लाके जोड़ लेना है। ये स्किल हमेशा सबको रखना चाहिए, क्योंकि हम मान लीजिए जो कंटेंट दे रहे हैं, हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दुनिया में इससे बढ़िया कंटेंट ही नहीं हो सकती है। ये गारंटी ना हम लेंगे और ना ही ऐसी बेवकूफी वाली बात करेंगे।
स्टूडेंट के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि यदि हमने मान लिया यहाँ पे पढ़ा कृषि का वाणिज्यकरण, पढ़ा क्या होता है, कैसे होता है, क्या फायदे क्या नुकसान समझ गए। और यदि मान लिए हम किसी किताब में, स्पेक्ट्रम में या किसी किताब को पढ़ रहे हैं और उस दौरान कुछ नई बातें हमको जानने को मिली, तो उस नई बातों को अपने अपने जो कंटेंट सेक्टर है उसमें लाके क्या करना है, ऐड ऑन कर लेना है। और ये जिज्ञासु प्रवृत्ति हमेशा हर छात्र को बनाए रखना चाहिए, और इससे आपका कंटेंट धीरे धीरे और बिल्डअप होते चला जाएगा। ऐसे जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो एक पर्याप्त है, उसमें अगर सुधार और आप बेहतर करना चाहते तो उसके लिए तो सभी लोग स्वतंत्र हैं और करना भी चाहिए। पहले इतना ही कर लें यही बहुत रहेगा, ये मेरा सुझाव रहेगा कि अभी से ही नहीं, पहले एक स्तर तक अपने आप को तैयार कर लेते हैं हम लोग, और फिर उस स्तर को क्या करते हैं, धीरे धीरे बिल्डअप करते जाते हैं, और एक समय में आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप दूसरों को गाइड करने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों का धन्यवाद।